हेलो फ्रेंड, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो और आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम मैथमेटिक्स या फिर टीचिंग एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूँ, बचे हुए लेक्चर अब अपलोड हो रहे हैं और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि NVS PGT मैथ्स, NVS TGT मैथ्स, KVS PGT मैथ्स, KVS TGT मैथ्स, RPSC फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स, RPSC सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, UPLT लेक्चरर TGT PGT मैथमेटिक्स या फिर किसी भी स्टेट से TGT PGT या LT लेक्चरर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की अपने स्टेट की या फिर IIT JEE इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज का हमारा पहला टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या क्या एप्लीकेशन है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है P Z1, दूसरा पॉइंट है Q Z2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो PQ इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इसका मॉडुलस। अगर हम मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 निकालें तो Z2 माइनस Z1 तो वो भी यही आएगा। अगर नेगेटिव होगा तो उसको प्लस कर देगा, तो इसका मतलब PQ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो PQ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 एंड PQ और PQ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट P एंड Q। नाउ सेक्शन फॉर्मूले। तो सेक्शन फॉर्मूले के लिए पहले हम देखते हैं इंटरनल डिवीजन के लिए। तो इंटरनल डिवीजन मान लीजिए एक पॉइंट है P Z1, दूसरा पॉइंट है Q Z2 और RZ जो है PQ को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल डिवीजन के लिए Z इक्वल टू M1 Z2 प्लस M2 Z1 अपन M1 प्लस M2 होता है। और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मान लीजिए ये पॉइंट है P Z1, दूसरा पॉइंट है Q Z2 और RZ जो है PQ को एक्सटर्नली M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो Z इक्वल टू M1 Z2 माइनस M2 Z1 अपन M1 माइनस M2 होता है। तो जो इंटरनल डिवीजन है उसके बीच में प्लस आता है, दोनों में ऊपर नीचे, और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस आता है। बाकी फॉर्मूला M1 Z2 M2 Z1 अपन M1 और M2 दोनों एक जैसे हैं। नाउ नंबर थर्ड देखो, मान लीजिए P Z1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है Q Z1 और RZ इसके मिडिल पॉइंट बीच में है बिल्कुल। तो RZ अगर इसका मिड पॉइंट है तब क्या होगा, इफ RZ इज मिड पॉइंट ऑफ PQ देन Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। जैसा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में भी हम करते थे। मान लीजिए यहाँ पर x1 y1 होता था, यहाँ x2 y2 होता था। अगर इसका बिल्कुल मध्य बिंदु मिड पॉइंट जो है वो x y था तो हम x को कैसे लिखते थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y को तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बस वही यहाँ पर है। RZ जो है ये इसका मिड पॉइंट है PQ का, तो Z जो होगा वो Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर नंबर फोर्थ, इफ Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय। मतलब एक ट्राइंगल दे दिया है, मान लीजिए यही है ट्राइंगल, और इन्हें क्या कहा Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3 ये वर्टिसेस हैं। तो ये ट्राइंगल के वर्टिसेस शीर्ष हैं। तो सेंट्रोइड मान लीजिए ये पॉइंट जो है Z ये सेंट्रोइड को डिनोट कर रहा है। तो सेंट्रोइड किस तरह से फाइंड करते हैं, Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, तो उन सारे वर्टिसेस का सम अपॉन 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका सेंट्रोइड। नाउ नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट की कॉलिनियरिटी के लिए कंडीशन, मतलब 3 पॉइंट कब कॉलिनियर होंगे। तो अगर AZ1 BZ2 और CZ3 कोई 3 पॉइंट है तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर कहलाएंगे कब, अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाए। कब, AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाए। AB हमने दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला देखा था, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो AB की जगह मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस BC की जगह मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3।
तो BC की जगह मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इक्वल टू AC। AC मीन्स मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z3, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z3। और हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1, तो इसको हमने मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 लिख दिया। तो अगर हमारे पास A, B और C कोई 3 पॉइंट है तो ये 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे अगर AB प्लस BC जो है AC के इक्वल हो जाए। अगर कोऑर्डिनेट में लिखना है Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1। ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी तो हम कहेंगे ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है, अदरवाइज दे आर नॉट कॉलिनियर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किसमें, पैरामीट्रिक फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सपोज एक पॉइंट है PZ1, दूसरा पॉइंट है QZ2, तो P और Q एक लाइन सेगमेंट है, तो ये उस लाइन की इक्वेशन जो PQ को ज्वाइन कर रही है क्योंकि Z इक्वल टू TZ1 प्लस 1 माइनस TZ2, तो जो भी इक्वेशन है एक लाइन PQ को ज्वाइन कर रही है उसकी इक्वेशन Z इक्वल टू TZ1 प्लस 1 माइनस TZ2 होगा, जहां पर T क्या है, T बिलोंग्स टू R, मतलब T इज अ रियल नंबर, तो यहाँ पर T को एक रियल नंबर होना पड़ेगा। नंबर 7, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो मान लीजिए P और Q दो पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट Z1 Q के Z2, तो इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगी, Z कॉन्जुगेट 1, Z1 कॉन्जुगेट 1, Z2 कॉन्जुगेट 1, इस पूरे का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो इसी को हम और सॉल्व करके लिखते हैं, Z यहाँ से आया, बचा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, फिर माइनस Z कॉन्जुगेट ऐसे ही Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी तक इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी वो किसमें थी, पहला पैरामीट्रिक फॉर्म में, दूसरा नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है A कॉन्जुगेट Z, तो A के ऊपर बार लगा है A कॉन्जुगेट Z प्लस A Z कॉन्जुगेट प्लस B इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कॉन्जुगेट हमेशा किस नंबर का लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो A बिलोंग्स टू C, तो यहाँ पर A कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, B बिलोंग्स टू R, B एक रियल नंबर होगा। इस लाइन का अगर स्लोप फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप होता है माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट, तो स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू माइनस A अपॉन A कॉन्जुगेट। नंबर 9, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग PZ1 एंड QZ2। मान लीजिए PZ1 और QZ2 कोई दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, मतलब Z1 है और Z2 है, इसका स्लोप यहीं से निकालेंगे Z1 माइनस Z2 अपॉन ये दोनों लिखे हैं इन दोनों का ही कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। और नंबर 10, इफ M1 एंड M2 आर द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन मतलब अगर M1 और M2 कोई दो स्लोप हैं दो लाइन के किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तब क्या होता है, फर्स्ट द लाइंस विल बी पैरेलल इफ M1 इक्वल टू M2, दोनों लाइन पैरेलल होंगी, कब होंगी, अगर M1 M2 के इक्वल है। द लाइंस विल बी परपेंडिकुलर इफ M1 प्लस M2 इक्वल टू 0, अगर M1 और M2 इन दोनों का सम 0 के इक्वल है तब हम कहेंगे लाइन परपेंडिकुलर है, और पैरेलल के लिए दोनों के स्लोप इक्वल होने चाहिए। नंबर 11, 3 points PZ1 QZ2 and RZ3 will be collinear if Z1 minus Z2 upon Z1 conjugate minus Z2 conjugate equal to Z2 minus Z3 upon Z2 conjugate minus Z3 conjugate is equal to Z3 minus Z1 upon Z3 conjugate minus Z1 conjugate। मतलब अगर हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से, PZ1 QZ2 और RZ3, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे, कब कॉलिनियर होंगे, तो Z1 और Z1 Z2 Z3 इन तीनों से निकालेंगे, Z1 माइनस Z2 ऊपर, फिर Z2 माइनस Z3 ये भी ऊपर है, इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1, और जो ऊपर है उन्हीं के कॉन्जुगेट, ऊपर Z1 माइनस Z2 है तो इसका कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, यहाँ Z2 माइनस Z3 है तो इसका कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट, यहाँ Z3 माइनस Z1 है तो इसका कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट।
मान लीजिए हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है। पहली है ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0। तो पहली लाइन की इक्वेशन है, इसे हमने L1 मान लिया। और दूसरी है A1 कॉन्जुगेट जेड प्लस A1 जेड कॉन्जुगेट प्लस B1 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी लाइन है, इसे हमने L2 मान लिया। अब पहली लाइन का स्लोप ऑफ L1 वो M1 है, तो M1 इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए कॉन्जुगेट। अब स्लोप ऑफ लाइन L2 जिसे हमने M2 मानते हैं, तो M2 इक्वल टू माइनस A1 अपॉन A1 कॉन्जुगेट। तो हमारे पास M1 और M2 दोनों आ गए। तो फर्स्ट केस देखते हैं, इफ द लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तब क्या होगा, तो हमारे पास जो स्लोप है M1 और M2, तो लाइन्स जब पैरेलल होती हैं तो M1 और M2 आपस में इक्वल होते हैं। तो इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन M1 इक्वल टू M2, दिस इंप्लाइज M1 की वैल्यू माइनस ए अपॉन ए कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू M2 की वैल्यू माइनस A1 अपॉन A1 कॉन्जुगेट। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो A1 कॉन्जुगेट ये यहाँ पर आएगा, तो माइनस A1 इंटू ए कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू 0। तो कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो उनके लिए ये कंडीशन होगी। सेकंड है, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन M1 प्लस M2 इक्वल टू 0। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो M1 प्लस M2 0 होता है। तो M1 और M2 की हमने वैल्यू निकाल रखी है, तो M1 की वैल्यू माइनस ए अपॉन ए कॉन्जुगेट प्लस M2 की वैल्यू माइनस ए अपॉन A1 कॉन्जुगेट, तो प्लस माइनस माइनस A1 अपॉन A1 कॉन्जुगेट। अब क्या हुआ, माइनस कॉमन लेकर के या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी इक्वेशन में प्लस आ जाएगा। तो A इंटू A1 कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट A1 इक्वल टू 0। तो ये कब कंडीशन है, जब हमारी लाइंस परपेंडिकुलर है। नाउ नंबर 13 है, if Z1, Z2 and Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1, और 1 upon Z1 minus Z2 plus 1 upon Z2 minus Z3 plus 1 upon Z3 minus Z1 equal to 0। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। देखो क्या है ये, अगर Z1, Z2 और Z3 वर्टिसेस हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, Z1, Z2, Z3 इसके वर्टिसेस हो गए। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड्स इक्वल है, समबाहु त्रिभुज। तो अगर Z1, Z2 और Z3 वर्टिसेस हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, या हमेशा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के इक्वल होता है। सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब Z1 Z2 और Z3 वर्टिसेस होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के। नेक्स्ट है, मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू K। ये मॉडुलस जो है K के इक्वल दिया है, और K अगर 1 है तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। ये इक्वेशन होगी किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, Z1 और Z2 के। अगर K 0 या 1 नहीं है तो ये इक्वेशन होगी सर्किल की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। सर्किल की जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन जो होती है सर्किल की, वो होती है Z कॉन्जुगेट प्लस A Z कॉन्जुगेट प्लस A कॉन्जुगेट Z प्लस B इक्वल टू 0। तो इतना तो हमने अभी पढ़ा था, A Z कॉन्जुगेट प्लस A कॉन्जुगेट Z प्लस B इक्वल टू 0। क्या था ये, इक्वेशन ऑफ लाइन। और सर्किल की इक्वेशन होगी तो इसमें Z कॉन्जुगेट ऐड कर देंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है Z कॉन्जुगेट प्लस A Z कॉन्जुगेट प्लस A कॉन्जुगेट Z प्लस B इक्वल टू 0। यहाँ पर A का कॉन्जुगेट लिया गया है, इसका मतलब A कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो A बिलोंग्स टू C, मतलब A कॉम्प्लेक्स नंबर है। B बिलोंग्स टू R, B एक रियल नंबर है। अब ये सर्किल है, तो सर्किल का सेंटर होगा, सेंटर इज एट माइनस A, तो इसका जो सेंटर होगा माइनस A पर होगा। मान लीजिए यहाँ पर A इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका सेंटर 3,4 इस तरह से कह सकते हैं। तो सेंटर माइनस A पर होगा, A की जगह फिर माइनस A फाइंड कर लेंगे, -3 -4। रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर माइनस B। तो ये जो A है इसका मोड का स्क्वायर फाइंड करेंगे माइनस B, और फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमेट्रिक फॉर्म। सर्किल की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में, तो Z माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z माइनस Z2 Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। तो इसे ऐसे याद रखना कि यहाँ पर Z माइनस Z1 है तो Z1 नहीं आएगा, Z है तो Z का कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट,
प्लस जेड माइनस जेड टू है, तो जेड का कॉन्जुगेट ऐसे ही जेड टू नहीं आएगा, जेड वन का कॉन्जुगेट, तो माइनस जेड वन कॉन्जुगेट। ये सर्किल की इक्वेशन होगी डायमीट्रिक फॉर्म में। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। अब जेड वन और जेड टू है क्या, तो सर्किल की इक्वेशन है किस में है, डायमीट्रिक फॉर्म में, तो ये डायमीटर है, तो ये जेड वन होगा और ये जेड टू, मीन्स जेड वन एंड जेड टू आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। जेड वन और जेड टू जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। सपोज हमारे पास Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हम आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं Z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का, तो हमारे पास ये क्या क्या आ सकता है, या तो प्लस माइनस पाई बाई टू आएगा या फिर जीरो और पाई आएगा। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू प्लस माइनस पाई बाई टू है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्किल, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से सर्किल को, उस सर्किल को जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट Z1 और Z2 है, where Z1 and Z2 are the end points of diameter। मान लीजिए हमने यही फाइंड किया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू। अब ये पाई प्लस माइनस पाई बाई टू नहीं आ रहा है, ये या तो जीरो आ रहा है या फिर पाई आ रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन। कौन सी लाइन, ज्वाइनिंग द पॉइंट Z1 और Z2, एक ऐसी लाइन जो कि Z1 और Z2 इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, और यहाँ पर एक ऐसा सर्किल जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट Z1 और Z2 है। थर्ड, मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी लाइन सेगमेंट, जिसके पॉइंट Z1 और Z2 है। अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड टू इज इक्वल टू K है, और K जो है वो बड़ा होना चाहिए मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस जेड टू से, तब ये जो इक्वेशन लिखी है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इट रिप्रेजेंट्स एलिप्स हुज फोकाई, फोकाई प्लूरल ऑफ फोकस, हुज फोकाई आर एट पॉइंट्स Z1 एंड Z2। तो ये उस एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी जिसके जो फोकस है वो Z1 और Z2 पर है। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है, तो मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड वन मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड टू इज इक्वल टू K, और बीच में प्लस है, और प्लस है तो K ग्रेटर देन है, बड़ा है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस जेड टू से। फिर नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड टू इज इक्वल टू K, where K is less than modulus of Z1 minus Z2, then this equation represents a hyperbola whose foci are at points Z1 and Z2। तो इसे भी याद रखने का यही तरीका है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस जेड मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड वन मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड टू इज इक्वल टू K, बीच में माइनस है तो माइनस की वजह से K इज लेस, माइनस की वजह से नहीं, आप ऐसे याद रख लेना कि माइनस है तो K लेस देन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। जब भी ऐसी इक्वेशन होगी तो ये एक ऐसा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी जिसके जो फोकस है वो Z1 और Z2 इन दो पॉइंट पर है। 6 देखो, मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड वन इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z और मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड वन इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। मतलब हमने क्या किया, मॉडुलस ऑफ Z माइनस जेड वन फाइंड कर लिया। मान लीजिए ये 2 आ गया, मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z आ गया, या फिर ये 2 आयोटा आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z आ गया। तो ये ऐसा आ रहा है रियल पार्ट ऑफ Z या इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, तो ये हमेशा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय डेल्टा इक्वल टू आयोटा अपॉन 4 डिटर्मिनेंट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट 1 Z2 कॉन्जुगेट 1 Z3 कॉन्जुगेट 1। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 है। Z1 Z2 Z3 जो है ये वर्टिसेस हैं इस ट्राइंगल के, तो इस ट्रायंगल का एरिया डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू आयोटा अपॉन 4, तो Z1 फिर Z1 का कॉन्जुगेट 1, फिर Z2 का कॉन्जुगेट 1, फिर Z3 का कॉन्जुगेट 1। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये 3 पॉइंट Z1 Z2 Z3 कॉलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, तो Z1 Z2 Z3 कॉलिनियर होंगे तो जो एरिया है वो 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0 इसका मतलब आयोटा अपॉन 4 0 की साइड में गया, तो डिटर्मिनेंट Z1 कॉन्जुगेट 1 Z2 कॉन्जुगेट 1 Z3 कॉन्जुगेट 1 इक्वल टू 0, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा अगर ये कॉलिनियर पॉइंट है तब। क्वेश्चन है
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा एंड b इक्वल टू 7 माइनस 2 आयोटा। तो हम जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जहां पर x पहला रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 कॉमा माइनस 3। दूसरा नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 कॉमा माइनस 2। अब हमें दो पॉइंट है ए और बी, ए क्या है 4 कॉमा माइनस 3 और बी जो है वो है 7 कॉमा माइनस 2। अब इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है जिसमें दो पॉइंट है ए और बी, तो इसमें ये x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, तो इसकी डिस्टेंस अंडर रूट 10। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज अंडर रूट 10 यूनिट।